नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। लखनऊ के एलिगेंट प्लाजा में युवा मोर्चा संगठन ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में नवयुवकों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। संगठन के अध्यक्ष फरजाना की अगुवाई में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आशीष जोशी, शरीक अहमद समेत कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि नई पीढ़ी ही समाज और देश की असली ताकत है। मैम, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आप, क्या कुछ इसके खास उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मैं युवा शक्ति मोर्चा संगठन और युवा सशक्तिकरण ह्यूमन राइट्स से हूँ और आज का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि हमारे संगठन में कुछ नए लीडर्स, सुपीरियर लीडर्स को हम ज्वाइन करा रहे हैं, जो युवा शक्ति मोर्चा संगठन की टीम के साथ जुड़ रहे हैं और बतौर प्रमुख लीडर वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं उनको सम्मानित करके ज्वाइन कराना चाहूँगी। और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि आजकल जो मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनका जो हनन हो रहा है, उसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगी। क्या कुछ मुद्दे हो रहे हैं जिनको लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि क्या मुद्दों को ये संगठन उठाना चाहेगा? देखिए, मैं ये चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स का मतलब ही यही है कि मानव के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण जो है वो सही तौर पे किया जाए, ठीक है। और भारत के नागरिक तो सभी हैं। अब आप कास्टिसिज्म नहीं कर सकते कि अगर हिंदू है तो हम उनको जो है वो ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, मुसलमान हैं तो उसको दबा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे मैं बातचीत करना चाह रही थी। मुझे ये लगता है कि सोसाइटी में एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों की कम से कम आंखें खुलें और लोग जो हैं उसके बारे में विचार करें। लोगों तक क्या पहुँचाना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के मुसलमानों से ये कहूँगी कि किसी भी मौलाना और किसी भी नेता के कहने से आप जो हैं वो समाज में अराजकता ना फैलाएं। आप रोड पे ना निकलने से पहले आप अपने नेता से ये सवाल करें कि क्या उन्होंने जो कानूनन परमिशन होती है, क्या उन्होंने ली है, क्या उन्होंने सरकार से परमिशन ली है कि वो धरना करें या किसी कोई बातचीत करें, या प्रमुख ऐसी जगहों पे, सरकारी जगहों पे वो इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या उनके पास कोई परमिशन है? क्योंकि बरेली वाले मुद्दे में आपने देखा है, अगर ये मौलाना चाहते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, सारी मीडिया को बुलाकर अपनी बात भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम ऊंचा करने के लिए इन्होंने मुसलमानों को बुलाया, वहाँ पे वो लाठीचार्ज हुआ क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी मुसलमानों से कि आप चाहे कोई ऑपोजिशन में हो लीडर, आप अगर उसके लिए बाहर निकल रहे हैं तो पहले ये भी तो देखिए कि क्या वो आपको संरक्षण दे रहा है, क्या वो आपकी सेफ्टी कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी बात सरकार से कहनी है तो आप मुलाकात करिए, सरकारी अधिकारियों से मिलिए, ठीक है। अगर कोई जो है वो एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, अधिकारी पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो आप उनसे वार्तालाप करिए, अपनी बात कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहिए। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है तो उसके लिए न्यायालय है ना, आप FIR करवाइए, कंप्लेन दर्ज करवाइए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है बिना किसी परमिशन के सड़कों पे अराजकता फैलाने के लिए आप निकल आए और इससे पूरी कौम का नाम बदनाम होता है। संगठन में आज जो प्रमुख लीडर हैं वो 5 लोग हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी टीम है इनकी डालीगंज से, और इन्होंने काफ़ी समाज से रिलेटेड कई काम भी किए हैं। और हमारा संगठन हमेशा उन्हीं लीडर्स को प्राथमिकता देता है जिन्होंने इससे पहले सोशल वर्क किया हो, लोगों की मदद की हो, सहायता की हो। तो आज मैं जिन लोगों को ज्वाइन करा रही हूँ उनका अपने आप में एक इतिहास है। युवा शक्ति मोर्चा संगठन युवा सशक्तिकरण मानवाधिकार किस तरह से समाज में काम करता है और लोगों को किस तरह से सजग करता है? अगर आपको याद होगा तो 2022 में, क्योंकि आप सभी मीडिया थे वहाँ पे, नेशनल भी थे और जो है वो सिटीज़ न्यूज़ भी थी, तो जो पहली हेल्पलाइन लॉन्च की थी एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए पूरे यूपी में, वो मैंने ही की थी। युवा सशक्तिकरण संस्थान ने पहली हेल्पलाइन लॉन्च की थी एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, जिसका शुभारंभ संयुक्ता भाटिया मैम ने और नीरज सर ने किया था, अगर आपको पता होगा। अभी हमारा युवा सशक्तिकरण संस्थान है वो प्लान कर रहा है कि 14 नवंबर को बाल दिवस के शुभ अवसर पे हम जो है वो बच्चों को, टॉप 22 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक तरह से एजुकेट इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं कि भारत के बच्चों को, अगर आप किसी बच्चे को 1st to 10th तक एजुकेट कर देते हैं,
उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो 10th के बाद वो इतना सेंसिबल होता है कि वो अपनी पढ़ाई आगे कैसे कर सकता है, अपना करियर कैसे बना सकता है। लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे को अब अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। और आजकल महंगाई की क्या हाल है वो आपको पता ही होगा। आपने जैसा कहा कि हम 14 नवंबर को बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे जी, तो क्या इसमें आपकी सरकार भी कोई मदद कर रही है या ये केवल आपकी मोर्चा पार्टी ही करती है? देखिए, युवा सशक्तिकरण संस्थान ने अभी तक किसी से फंड रेजिंग नहीं की है। उसका एक रीज़न है कि हम जितने भी लोग हैं युवा सशक्तिकरण संस्थान और युवा शक्ति मोर्चा संगठन में, हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करके जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। अभी हम किसी तरह की गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो हम टॉप 22 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो भी हम टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं कि हम टॉप 5 कॉलेजेस जो होंगे जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन अच्छी दी जाती है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ के साथ, वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे बच्चों के लिए। और जो टॉप 22 बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। प्लाजा में युवा शक्ति मोर्चा संगठन का शुभारंभ कर रही हैं और यहाँ 5 लोगों को नया जोड़ भी रही हैं। इसका क्या उद्देश्य होगा और ये कैसे काम करेगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितना बड़ा आपके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, उतना ज़्यादा आप संगठन को आगे लेके जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप नंबर्स में ज़्यादा होंगे, जब आप तादाद में होंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, और इसके साथ साथ ये कि हेल्पिंग हैंड्स हैं तो उतनी ही लोगों की मदद हो पाएगी। आज हम ये कह रहे हैं कि हम 22 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा हो और हम 100 बच्चों के लिए स्कूल खोल सकें। तो हम ये भी चाहते हैं, हम ये एजुकेट इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और हमने डालीगंज से आज जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है वो लोग जो हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे आप ये कह सकते हैं पूरी स्थिरता के साथ वो काम करने के लिए युवा शक्ति मोर्चा संगठन में तैयार हैं और वो संगठन को बहुत मजबूत भी कर रहे हैं। और हमारा संगठन हमेशा उन्हीं लोगों को जो है पोजीशन देता है और उनको ज्वाइन कराता है जिन्होंने कभी सोशल वर्क के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमारा संगठन हमेशा उन्हीं लोगों को पोजीशन और ज्वाइन कराता है। आप एक विशेष समुदाय की भी बात कर रही थी, तो क्या ये विशेष समुदाय के लिए भी कोई सजगता या जागरूकता? देखिए, मैं आजकल जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ तो उसमें मुझे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो मुस्लिम समुदाय पे उंगली उठा रहा होता है या उसे गालियाँ बक रहा होता है, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लोगों का फेमस होने का तरीका बहुत अलग है। अगर आपको फेमस होना है तो आप चैनल पे सिर्फ आइए और मुस्लिम समुदाय को गालियाँ देना शुरू कर दीजिए, आप तुरंत वायरल हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कब तक करेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ें नहीं चलेंगी और ये बदलाव चाहिए होगा। तो आपको अगर वाकई में फेमस होना है तो अपना कुछ क्रिएटिव करिए, ठीक है। समाज में कंट्रीब्यूट करिए, समाज से आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो समाज को कंट्रीब्यूट करिए। अदरवाइज आप लोग जो अराजकता फैला रहे हैं और जो मुसलमान कौम को दबाया जा रहा है, तो उसमें मैं ये चाहूँगी कि जो लीडर्स हैं वो एक बार इस समुदाय के लिए सुने। और सरकार तो सबका साथ सबका विकास कहती है, तो ये शब्द मुझे थोड़ा सा अधूरा अब लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कई सालों से आप लगातार देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय को अगर कुछ बात भी करनी होती है तो उनको तुरंत जेल जाना पड़ता है, उनको तुरंत जेल जाने के लिए कह दिया जाता है, ठीक है। FIR दर्ज हो जाती हैं। ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है। सारे देशों में ये सबसे सुंदर और खूबसूरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सभी धर्म के जो लोग हैं वो बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रहते हैं, ठीक है। आप अगर इसे एक धर्म का बना के रखना भी चाहते हो तो फिर बाकी देशों में और इस देश में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम क्यों कहते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत है? क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ। और आप ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा जो बाकी देशों में चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज़ हो या कोई और कंट्रीज़ हो। थैंक यू सो मच। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।